हेलो दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि ज़िंदगी तमाम हो जाए। कि चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि ज़िंदगी तमाम हो जाए। अरे मालूम सबको है कि ये ज़िंदगी बेहाल है, लोग फिर भी पूछते हैं कि और सुनाओ क्या हाल है। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्षेत्रमिति स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्षेत्रमिति के अंदर आपका चैप्टर 12 और चैप्टर 13 आता है। तो हम लोग 12 और 13 चैप्टर समझने से पहले क्षेत्रमिति का जो भी बेसिक है, जो भी उसका फॉर्मूला है, सूत्र है, उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे बड़े ही डिटेल से। तो वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्षेत्रमिति के अंदर जिन जिन चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है उस पर गहराई से अध्ययन करेंगे और उनके अंदर जितने सूत्र बनते हैं उन सभी के बारे में समझेंगे। तो वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्षेत्रमिति को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला भाग, क्षेत्रमिति का जो पहला भाग होता है उसमें परिमाप और क्षेत्रफल का अध्ययन करते हैं। परिमाप और क्षेत्रफल का अध्ययन करते हैं। उसके बाद दूसरा भाग जो है उसमें आयतन का अध्ययन करते हैं। आयतन का अध्ययन करते हैं, ठीक है। देखिए, परिमाप और क्षेत्रफल में मेनली रूप से हमको पढ़ना है त्रिभुज, चतुर्भुज और फिर वृत्त के बारे में, ठीक है। त्रिभुज, चतुर्भुज और फिर वृत्त के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो पहला पार्ट में हमको पढ़ना है परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में, जिसमें त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद दूसरे पार्ट में हमको पढ़ना है आयतन के बारे में, ठीक है। दूसरा भाग है क्षेत्रमिति का आयतन, और आयतन के साथ साथ इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आता है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है हमको, इसमें किस किस के बारे में पढ़ना है? तो इसमें पढ़ना है हमको मेनली रूप से बेलन के बारे में, शंकु के बारे में, ठीक है। गोला हो गया, एक अर्धगोला हो गया, ठीक है। घन हो गया, घनाभ हो गया, और एक हो गया छिन्नक। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है, आयतन में, ठीक। दूसरे पार्ट में पढ़ना है क्षेत्रमिति के, और पहले भाग में हमको पढ़ना है परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। याद रखिएगा, ये जो पहला भाग है परिमाप और क्षेत्रफल का, जिसमें त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त पढ़ना है, ये चीज़ हमको मेनली रूप से 12वां चैप्टर जो मैथ का है 12वां चैप्टर में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और 13वां चैप्टर जो है आपका, इसमें ये सभी चीज़ जो है आएगा। बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, घन, घनाभ और छिन्नक, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन हम करेंगे 13वां चैप्टर में, मैथ के 13वां चैप्टर में। यानी 12 और 13 मिलाकर जो है आपके एग्जाम में 15 से 20 अंक का सवाल जो है आता है। 15 से 20 अंक का सवाल, इसीलिए 12वां चैप्टर और 13वां चैप्टर दोनों इंपॉर्टेंट है। तो क्षेत्रमिति के अंदर हमको 12 और 13 चैप्टर दोनों पढ़ना है, ठीक है। तो क्षेत्रमिति समझने के लिए सबसे पहले आपको त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, घन, घनाभ और छिन्नक, इन सभी के बारे में समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ये होता क्या है, इससे कौन कौन से सूत्र बनते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं त्रिभुज की, फिर बात करेंगे चतुर्भुज की, और फिर बात कर लेते हैं वृत्त की, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे आयतन के आयतन वाला में। तो सबसे पहले परिमाप और क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो ये होता है त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त में। देखिए, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त में आयतन नहीं होता है। त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त में आयतन नहीं होता है, इसमें परिमाप और क्षेत्रफल केवल होता है। तो त्रिभुज के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए, पहले त्रिभुज के बारे में समझते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो त्रिभुज नाम से ही सॉल्व है। त्रि और भुज, त्रि मतलब होता है तीन और भुज मतलब होता है भुजा, ठीक है। यानी तीन भुजा वाला जितने भी बंद आकृति है, तीन भुजा वाला जितने भी बंद आकृति, आकृति मतलब होता है चित्र, ठीक है। तो तीन भुजा वाला जितने भी आकृति है वो भी बंद आकृति होना चाहिए, उन सभी आकृति को हम कहेंगे त्रिभुज। जैसे तीन भुजा वाला, देखिए ये तीन भुजा वाला है, एक भुजा ये हो गया इसका, एक भुजा ये और एक भुजा ये है। तीन भुजा है लेकिन तीनों भुजा इसका बंद नहीं है, इसीलिए ये त्रिभुज नहीं होगा। तीन भुजा होना चाहिए लेकिन तीनों भुजा बंद होना चाहिए एक दूसरे से। जैसे कि देखिए, ये तीन भुजा हम डाल दिए और तीनों के तीनों जो है तीनों बिंदु पर जो है बंद है।
तब इसको क्या बोलेंगे हम, त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, यानी तीन भुजाओं से जो बंद आकृति होगा उस आकृति को हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। चाहे वो आकृति किसी भी प्रकार से घुमा हुआ मिल सकता है आपको, ठीक है, किसी भी तरह से आपको घुमा हुआ मिल सकता है, केवल उसमें तीन भुजा जो है ना होना चाहिए, तीन भुजा होना चाहिए। ठीक है, और तीन भुजा से जो है बंद आकृति होना चाहिए, उसको हम कहेंगे त्रिभुज। ठीक है, यानी कि तीन भुजाओं से बंद ज्यामितीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज का परिभाषा हो गया। ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोककर जो है इसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए त्रिभुज के अंदर क्या क्या होता है ये थोड़ा समझ लीजिए। त्रिभुज के अंदर आपको तीन भुजा मिलता है। ठीक है, उसके बाद तीन ठो शीर्ष बिंदु होता है, यानी कि तीन भुजा तीन जगह पर मिलेगा। जैसे कि देखिए ये भुजा और ये भुजा इस बिंदु पर मिल रहा है, फिर ये भुजा और ये भुजा इस बिंदु पर मिल रहा है, और ये भुजा और ये भुजा इस बिंदु पर मिल रहा है। तो जहाँ पर दो भुजाओं का जो मिलाप होता है ना, उस बिंदु को हम शीर्ष बिंदु कहते हैं। और उसी शीर्ष बिंदु पर एक झुकाव भी बनता है दोनों भुजाओं के बीच में, उसको हम लोग कोण कहते हैं। ठीक है, देखिए दो भुजाओं के जो मिलान बिंदु होगा, दो भुजाओं के जो मिलान बिंदु होगा उसको हम शीर्ष बिंदु कहेंगे, उसको शीर्ष बिंदु कहेंगे। ठीक है, और उस बिंदु पर जो दोनों रेखा मिल रहा है, उन दोनों रेखाओं के बीच में जो झुकाव बनता है उसको हम कोण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए तीन भुजा है और तीनों भुजा तीन ठो शीर्ष बिंदु पर मिल रहा है एक दूसरे से, तो तीनों बिंदुओं पर जो है तीन ठो कोण का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो इन तीनों कोणों का योगफल जो होगा त्रिभुज के अंदर, ये तीन को कोण बन रहा है, इन तीनों कोणों का जो योगफल होगा वो 180 डिग्री होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, चाहे वो त्रिभुज कोई भी हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि फलना त्रिभुज है, त्रिभुज कोई भी हो उसमें ये सब चीज़ होता है। क्या क्या होता है, तो तीन भुजा होता है, यहाँ नोट कर दिए हैं, तीन ठो कोण होता है। ठीक है, और तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। उसके बाद तीन ठो होता है शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु कौन होता है, जहाँ दोनों भुजा मिलते हैं एक दूसरे से, उसी बिंदु को हम कहते हैं शीर्ष बिंदु, और उसी बिंदु पर जो है ना कोण का भी निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं त्रिभुज के प्रकार के बारे में। देखिए त्रिभुज को जो है ना दो वर्गों में बांटा गया है, एक भुजा के विचार से और एक कोण के विचार से। मतलब ये कि भुजा के विचार से त्रिभुज अलग होता है और कोण के विचार से त्रिभुज अलग होता है। तो ये इन दोनों विचारों से जो है त्रिभुज के बारे में हम समझेंगे। देखिए सबसे पहले भुजा के विचार से समझ लेते हैं कि भुजा के विचार से कौन कौन से त्रिभुज होते हैं। तो भुजा के विचार से त्रिभुज होते हैं जिसमें केवल भुजा को हमको, मतलब भुजा देखकर ही हमको उसके प्रकार को बताना है, भुजा देखकर। ठीक है, इसमें आता है सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। दो नंबर में आता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और तीन नंबर में आता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है, उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज, फिर विषम बाहु त्रिभुज। बात कर रहे हैं अभी हम भुजा के विचार से, ध्यान दीजिएगा। देखिए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में समान हो, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो, समान हो, जिसकी तीनों भुजा आपस में समान हो, मतलब एक ही माप का हो तीनों भुजा। तीनों भुजा जो होना चाहिए वो इसके एक ही माप का होना चाहिए, मतलब एक भुजा जिस लंबाई का है ना उसी लंबाई का जो है ना इसका दूसरा भुजा भी होना चाहिए, और उसी लंबाई का इसका तीसरा भुजा भी होना चाहिए। जितना भुजा जितना लंबा ये भुजा है उतना ही लंबा ये भुजा होना चाहिए, उतना ही लंबा ये भुजा। मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में समान हो उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण भी आपस में क्या होता है, समान होता है। याद रखिएगा, तीन भुजा समान होता है, तीन भुजा समान होगा, इसका तीन भुजा आपस में समान होगा। ठीक है, उसके बाद तीन कोण भी आपस में क्या होगा, समान होगा, तीन कोण आपस में समान होगा, तीन कोण भी समान होता है। किसका, तो समबाहु त्रिभुज का। अरे सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा, यानी कि जिस त्रिभुज की सभी भुजा आपस में समान हो उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का
तीनों कोण भी आपस में समान होता है, यानी 3 गो कोण होगा और तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है ना त्रिभुज में। तो अगर 180 डिग्री को हम 3 जगह बांटेंगे, 3 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, तो प्रत्येक के हिस्सा में कितना कितना जाएगा, 60-60 डिग्री जाएगा। प्रत्येक के हिस्सा में जाएगा 60-60 डिग्री जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, तीनों भुजा इसका बराबर हो गया। चलिए अब इसका कुछ फार्मूला है। फार्मूला है परिमाप, क्षेत्रफल और ऊंचाई। तो इससे पहले समझ लीजिए त्रिभुज की परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, और फिर ऊंचाई किसको बोलते हैं, परिमाप किसे कहते हैं, क्षेत्रफल किसे कहते हैं, ऊंचाई किसे कहते हैं, वो समझ में आ जाएगा तो आगे की रास्ता जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप के पहले बारे में समझिए। परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है जो पड़ी हुई रेखा है उसके लंबाई को माप लेंगे तो वो हो गया परिमाप। अब ये नहीं हो सकता है कि केवल त्रिभुज का ही परिमाप होता है ना, 3 भुजा है तो इसका केवल परिमाप होगा। परिमाप जो है ना किसी भी आकृति का हो सकता है, परिमाप जो है वो किसी भी आकृति का हो सकता है। जैसे ये एक आकृति है, इसका परिमाप हमको निकालना है तो बड़ा सिंपल है। जैसे कि मान लीजिए 10 सेंटीमीटर रेखा है, ठीक है, ये रेखा इसका 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसके बाद ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये जो है 3 सेंटीमीटर है। अगर मान लीजिए पूरे का परिमाप निकालना है हमको तो क्या करेंगे, इसके सभी साइड का जो भुजा है उसकी लंबाई को हम जोड़ देंगे, वो हो गया इसका परिमाप। ठीक है, जैसे कि यहाँ से यहाँ ले 10 है, 10 ये हो गया, फिर यहाँ से यहाँ 6 है तो 6 ये हो गया, 10 6 हो गया 16, फिर यहाँ से यहाँ 1 है तो 16 1 17 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ 2 है, 17 2 19 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ 3 है तो 19 3 22 हो गया, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है तो 22 1 23 और 23 2, क्योंकि यहाँ तक 2 है तो 25 और 25 गो और 8 गो 33 गो हो गया, यानी कि इसका परिमाप कितना हो जाएगा 33। तो उम्मीद करते हैं कि आपको परिमाप का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर हम त्रिभुज के परिमाप निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, इसके पहले भुजा की लंबाई है वो, फिर दूसरे भुजा की लंबाई है वो, और फिर तीसरे भुजा की लंबाई है वो, तीनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, यानी इसके तीनों भुजा की लंबाई को अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये हो गया त्रिभुज का परिमाप। क्लियर है। चलिए तो परिमाप हम इसी को बोलते हैं, जितने भी भुजा है उसके सभी लंबाई को जोड़ने पर जो आता है उसको हम उस आकृति का परिमाप कहेंगे। अगर त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो तीनों भुजा की लंबाई को जोड़ देंगे, वो हो गया इसका परिमाप। अगर मान लीजिए आपका खेत है, खेत का लंबाई निकालना है, खेत का परिमाप निकालना है तो क्या करेंगे हम, उसके चारों साइड आरी बना होता है, बना रहता है ना आरी, तो उसके चारों साइड जो आरी होता है उस आरी की लंबाई को आप नाप लीजिए, चारों साइड को नापना पड़ेगा आपको, और नापने के बाद सबको जोड़ लीजिए, जैसे कि ये साइड कितना है, ये साइड कितना है, ये साइड कितना और ये साइड कितना है, सबको नापने के बाद जोड़ देंगे तो ये हो गया आपके खेत का परिमाप। आपके खेत का परिमाप निकालना बड़ा है। जैसे मान लीजिए बोर्ड का परिमाप निकालना है तो इसके इस लेंथ की लंबाई कितनी है, फिर इस लेंथ की लंबाई कितनी है, और फिर इधर वाले की लंबाई कितनी है और इधर वाले की लंबाई, चारों साइड की लंबाई को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, नाप लेंगे, नापने के बाद सबको जोड़ लेंगे, हो गया इसका परिमाप, बोर्ड का परिमाप। क्लियर है। चलिए एक होता है क्षेत्रफल, एक होता है क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल क्या होता है आपको इसमें बहुत पढ़ने के लिए मिलेगा, क्षेत्रफल परिमाप। क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए क्षेत्रफल भी वही मतलब उसी तरह से होता है परिमाप की तरह। अब कैसे परिमाप की तरह, तो परिमाप में हम क्या बोले हैं कि इसके तीनों भुजा की लंबाई को माप लेंगे, हो गया परिमाप त्रिभुज का। क्षेत्रफल क्या है कि इसके तीनों भुजा के बीच का जो एरिया बनता है ना, तीनों भुजा के बीच में जो क्षेत्र घेरा हुआ है उसके मतलब उसको नाप लेंगे हम, उसको निकाल लेंगे कि ये कितना एरिया घेरा हुआ है, यही इसका क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, अगर इस चित्र का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके चारों साइड में जो लाइनिंग है, रेखा है, उस रेखा के बीच वाला जो भाग है, इसी एरिया को हम क्या बोलेंगे, इसका क्षेत्रफल बोलेंगे, इस चित्र का क्षेत्रफल बोलेंगे। ठीक है, आपके खेत का क्षेत्रफल, तो चारों आरी के बीच का जो आपका खेत बंधा हुआ है, चारों आरी से जो बंधा हुआ है बीच का एरिया जहाँ खेती करते हैं, उसको हम कहेंगे उस खेत का क्षेत्रफल। क्लियर है। तो क्षेत्रफल का मतलब समझ में आ गया आपको। क्षेत्रफल को अंग्रेजी में एरिया कहते हैं। चलिए अब मान लीजिए सीधा त्रिभुज के बारे में बात करेगा। त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो पहला भुजा की लंबाई जोड़ दूसरे भुजा की लंबाई जोड़ तीसरे भुजा की लंबाई। क्षेत्रफल जो होता है त्रिभुज का, क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई।
ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, याद रखिएगा। सीधा त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेगा तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। क्लियर है। उसके बाद एक त्रिभुज में शीर्षलंब होता है, ये ऊंचाई देख रहे हैं, ये इसी को बोलते हैं शीर्षलंब या फिर इसको ऊंचाई कहते हैं। ये पूरे 90 डिग्री पर जो है काटता है कोण, 90 डिग्री का कोण बनाता है। और ये नीचे वाले भुजा पर जो है अध्यारोपित होता है, नीचे वाला भुजा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार कहते हैं। यही हमारा हो गया आधार इसमें, और ये हो गया हमारा ऊंचाई। याद रखिएगा ऊंचाई जो होता है वो हमेशा सीधा होता है, न कि टेढ़ा होता है। टेढ़ा ऊंचाई नहीं होता है, ऊंचाई जब भी नापिएगा तो आप सीधे नापिएगा, ठीक है। तो ऊंचाई जो होता है वो सीधा होता है। क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं समबाहु त्रिभुज के फार्मूला के बारे में। तो इसके परिमाप का फार्मूला होता है, देखिए परिमाप का फार्मूला होता है 3 गुने भुजा, 3 गुने भुजा। किसके परिमाप का, समबाहु त्रिभुज के परिमाप का। उसके बाद इसके क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्षेत्रफल हो गया इसका √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, परिमाप हो गया 3 गुने 1 भुजा, और इसका ऊंचाई जो होता है वो ऊंचाई होता है √3/2 गुने 1 भुजा, ठीक है। √3/2 गुने 1 भुजा समबाहु त्रिभुज का। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आपको समबाहु त्रिभुज समझ में आ गया होगा। इसका फार्मूला आप नोट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखिए बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसकी केवल 2 भुजा आपस में समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए समद्विबाहु, सम मतलब होता है समान, और द्वि मतलब होता है दो, द्वि मतलब दो। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब होता है भुजा। मतलब जिस त्रिभुज की केवल 2 भुजा समान हो मतलब बराबर हो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है। इसका परिभाषा को ज़्यादा हार्ड नहीं है। जिस त्रिभुज की केवल 2 भुजा आपस में समान हो, तीनों नहीं, अगर तीनों समान है तो हो गया समबाहु त्रिभुज। केवल 2 भुजा आपस में समान होना चाहिए, जैसे कि यहाँ चित्र पा रहे हैं, इसमें 2 भुजा क्या है आपस में, ये दोनों भुजा समान है, ठीक है। अगर ये भुजा 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी इसका 5 सेंटीमीटर का है। क्लियर है। तीसरा भुजा इसका असमान है, मतलब अलग माप का है। क्लियर है। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज में एक बात याद रखिएगा, जो समान भुजा होगा ना, इसका 2 भुजा इसका समान होता है, तो उस दोनों समान भुजा के सामने का जो कोण होता है उसको हम कहते हैं सम्मुख कोण, ठीक है। वो दोनों कोण का जो माप है वो दोनों भी आपस में समान होगा। मतलब ये कि अगर ये दोनों भुजा आपस में समान हैं तो इन दोनों भुजा के सामने का कोण भी आपस में समान होगा। यानी इसके सामने का कोण ये वाला और इसके सामने का कोण ये वाला, ये दोनों कोण भी आपस में एक समान होगा। मतलब ये होता है अगर मान लीजिए 1 डिग्री का ना, तो ये हो जाएगा इसका 1 डिग्री का, ठीक है। दोनों कोण भी आपस में समान होता है। समान भुजा के सम्मुख कोण भी आपस में समान होता है। किसमें, समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है। वैसा त्रिभुज जिसकी केवल 2 भुजा आपस में समान हो तथा समान भुजा के सम्मुख कोण भी आपस में समान हो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए वैसे समद्विबाहु त्रिभुज का अपना फार्मूला कोई नहीं होता है। इसका सूत्र बनता है, कब बनता है पता है, जब इसमें एक कोण जो है ना 90 डिग्री का बन जाएगा। अभी क्या बोले हैं, दोनों कोण समान हैं, ठीक है, और 2 भुजा भी इसका समान है, और 2 वही कोण समान है जो दोनों समान भुजा के सामने का कोण पड़ता है, वही दोनों कोण आपस में समान है। इसी तरह का आकृति बनेगा। मतलब 2 भुजा बराबर रहेगा, 2 कोण भी बराबर रहेगा, लेकिन तीसरा कोण जो है जब उसका 90 डिग्री का काटेगा ना कोण, तीसरा कोण 90 डिग्री का काटेगा तो उसको हम समकोण कहते हैं। तब इस स्थिति में इसको हम कहेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे इसको, समद्विबाहु। पहली बात, इसका 2 भुजा आपस में समान है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि 2 भुजा बराबर रहेगा तो समद्विबाहु त्रिभुज। साथ में इन दोनों के सम्मुख कोण भी आपस में समान है, मतलब दोनों भुजा के सामने वाला कोण भी आपस में समान होता है समद्विबाहु त्रिभुज में। लेकिन तीसरा कोण जो है ये कोण, ये इसका 90 डिग्री का काट रहा है। तो जब ये 90 डिग्री का कोण काटेगा ना, तो याद रखिएगा 90 डिग्री के कोण को हम कहते हैं समकोण। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, ठीक है। और 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होगा तो उसको हम कहेंगे न्यून कोण। क्या बोलते हैं, न्यून कोण कहते हैं। नोट कर लीजिएगा ये सभी बातों को, ठीक है। और जब 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है, छोटा होगा, तो इसको हम बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं,
अधिक कोण कहते हैं, याद रखिएगा ये सब, ठीक है। देखिए पूरे 90 डिग्री का आता है ना कोण अगर, तो उसको हम कहेंगे समकोण। अगर वो 0 डिग्री से बड़ा आ रहा है और 90 डिग्री से छोटा आ रहा है, 0 डिग्री से बड़ा का मतलब है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, और 90 से छोटा का मतलब है 89 तक ले जाएगा, 89.999 तक जाएगा, ठीक है। यानी 90 पूरा नहीं होना चाहिए, 90 से कुछ ना कुछ छोटा होना चाहिए, 0 पूरा नहीं होना चाहिए, 0 से कुछ ना कुछ बड़ा होना चाहिए। तो उन सभी कोणों को हम कहेंगे न्यून कोण, याद रखिएगा। उसके बाद 90 डिग्री से कोई कोण बड़ा आ रहा है, 90 नहीं 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 180 नहीं होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए, तो वैसे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं, याद रखिएगा इसको। चलिए अब देखिए इस आकृति में ध्यान से देखिएगा तो 2 भुजा इसका समान है, उसके बाद एगो कोण जो है वो 90 डिग्री का है, तो जब ये 90 डिग्री का हुआ यानी कि समकोण, एगो कोण हो गया इसका समकोण, ठीक है। तो 2 भुजा बराबर है तो इसका नाम क्या पड़ा, समद्विबाहु, क्या पड़ गया नाम, समद्विबाहु, ठीक है। और एक कोण 90 डिग्री का है, तब क्या बोलेंगे इसको, समकोण बोलेंगे, समकोण का है ना बोलेंगे, क्योंकि ये कोण इसका 90 डिग्री का है। तो जब किसी त्रिभुज का 2 भुजा समान हो तथा एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसको हम कहेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है। वैसे समद्विबाहु त्रिभुज तो केवल 2 भुजा समान हो और समान भुजा के सम्मुख कोण भी आपस में समान हो तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। लेकिन उसी में जब एगो कोण 90 डिग्री का काटे तो उसको हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। और फिर इस त्रिभुज का अपना फार्मूला है, लेकिन इसका कोई अपना फार्मूला नहीं है। इसका क्या है अपना फार्मूला, तो इसका फार्मूला है, देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का इसको बोलते हैं कर्ण। देखिए ये कर्ण हो गया, सबसे बड़ी भुजा होता है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक है, जिसको H से सूचित करते हैं। और नीचे वाला भुजा जो होता है इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, तो इसको आधार कहते हैं, अंग्रेजी में इसको बेस कहते हैं, ठीक है। और जो खड़ा है, जो खड़ा वाला भुजा है इसको बोलेंगे हम ऊंचाई बोलेंगे, ठीक है, ऊंचाई कहते हैं, या फिर इसको लंब भी कह सकते हैं हम, लंब। अंग्रेजी में कहते हैं इसको परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको P से सूचित करते हैं। आधार को बेस कहते हैं, B से सूचित करते हैं, और कर्ण को H से सूचित करते हैं, हाइपोटेनस। क्लियर है। चलिए तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का फार्मूला आता है, एक फार्मूला है इसके क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का है, क्षेत्रफल का फार्मूला है 1/2 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है, 1/2 गुने भुजा स्क्वायर, किसका क्षेत्रफल, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। और फिर इसके कर्ण का फार्मूला आता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर √2 गुने एक समान भुजा, एक समान भुजा, एक समान भुजा, ठीक है। ये फार्मूला है इसके कर्ण का, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का। क्लियर है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको समद्विबाहु त्रिभुज और इसी का जो भाई है इसी से बना है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज की। देखिए समबाहु त्रिभुज के बारे में बात किए हैं, जिसकी तीनों भुजा समान हो, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात किए हैं, जिसका केवल 2 भुजा बराबर हो और समान भुजा के सामने का कोण भी आपस में समान हो। अब बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज की। देखिए विषमबाहु त्रिभुज का सिंपल लॉजिक है कि जिसका तीनों भुजा, माने तीनों में से तीनों भुजा असमान हो, मतलब कोई भी भुजा बराबर न हो, इसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। यानी तीनों के तीनों भुजा इसका अलग अलग माप का हो, इसको क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। देखिए इसका ये भुजा अलग माप का है, ये भुजा अलग लंबाई का है और इसका लंबाई अलग है, तीनों की लंबाई जो है अलग अलग हो, इसको हम कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। जैसे कि इसका मतलब इस भुजा की लंबाई को मान लेंगे A और इसके लंबाई को B, इसके लंबाई को C। याद रखिएगा विषमबाहु त्रिभुज में जो 3 भुजा होता है डिफरेंट डिफरेंट माप का, तो उनके भुजा की लंबाई को हम स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c से सूचित करते हैं। क्लियर है। और वो हमेशा जो है इसी तरह में आपको मिलेगा, यानी कि तीनों के तीनों भुजा अलग अलग डायरेक्शन में दिया रहेगा, ठीक है। इसके इस त्रिभुज का भी फार्मूला आता है। देखिए इसका फार्मूला हो जाएगा आपका, एक होता है परिमाप का फार्मूला, यानी कि इस विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है, एक होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को हम स्मॉल s से सूचित करते हैं, और एक होता है इसका क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल होता है। देखिए परिमाप क्या होता है,
तो क्या बोले हैं परिमाप में, त्रिभुज के परिमाप में कि तीनों भुजा की लंबाई को नाप लीजिए या जोड़ दीजिए, हो गया परिमाप। तो इसमें इस भुजा की लंबाई a है, फिर इसकी लंबाई b है, फिर इसकी लंबाई c है, तीनों को जोड़ लेंगे ना तो हो गया परिमाप। यानी कि विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया a जोड़ b जोड़ c। भाई ए बी सी क्या है, तो ए बी सी इसके तीनों भुजा की लंबाई है। क्लियर है। और अर्ध परिमाप का मतलब होता है परिमाप का आधा, और किसी भी चीज़ का अगर आधा करना है ना तो 2 से भागा कर दीजिए, मतलब 2 से भाग दे दीजिए, बट्टा 2 दे दीजिए, हो गया उसका आधा। तो इसका अर्ध परिमाप निकालना है जिसको हम स्मॉल s से सूचित करते हैं। तो परिमाप हमारा क्या है, a जोड़ b जोड़ c है ना, a जोड़ b जोड़ c है, इसी का आधा कर देंगे मतलब बट्टा 2 कर देंगे तो हो गया अर्ध परिमाप। किसका अर्ध परिमाप, तो विषमबाहु त्रिभुज का, भूलिएगा नहीं। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल होता है रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। याद रखिएगा सब रूट के अंदर अंदर रहेगा, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो s क्या है इसमें, तो s हो गया आपका अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, ठीक है। और ए बी सी क्या है, तो ए बी सी भुजा की लंबाई है, मतलब त्रिभुज के जो तीनों भुजा है उसकी लंबाई को हम ए बी सी कहते हैं। क्लियर है। इसी सूत्र को हम हीरोन का सूत्र भी कहते हैं, हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र, क्योंकि इस फार्मूला को किसने दिया है, तो इस फार्मूला को हीरोन भाई साहब ने दिया है, इसीलिए इस फार्मूला को हम हीरोन का सूत्र भी कहते हैं। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको त्रिभुज जो है समझ में आ गया होगा, वो भी भुजा के विचार से अभी सॉल्व किए हैं, कोण के विचार से बाकी है ना। अभी केवल टेलर चल रहा है, फिल्म पूरा बाकी है। तो चलिए देखते हैं अब कोण के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अब बात करते हैं कोण के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए कोण के विचार से भी आपका त्रिभुज 3 प्रकार के ही होता है। पहला होता है समकोण त्रिभुज, दूसरा होता है न्यून कोण त्रिभुज, और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। देखिए न्यून समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज समझने से पहले ये समकोण होता क्या है, न्यून कोण होता क्या है, अधिक कोण होता क्या है, इसके बारे में समझिए। और ये चीज़ आपको मैं पहले ही समझा दिया हूं कि जो कोण 90 डिग्री का हो उसको हम समकोण कहते हैं, और जो कोण 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसको हम न्यून कोण कहते हैं, और जो कोण 90 डिग्री से बड़ा हो 180 डिग्री से छोटा हो उसको अधिक कोण कहते हैं। क्लियर है। तो चलिए अब इसमें लग गया त्रिभुज तो बन गया समकोण त्रिभुज। मतलब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो है वो 90 डिग्री का हो, यानी कि समकोण हो। एक कोण जो है इसका समकोण हो तो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज में जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा ना उसके सामने वाला भुजा जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण कहते हैं। अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, इसको एच से सूचित करते हैं। और नीचे जो परल है इसको है, मतलब इस भुजा को कहते हैं आधार, इसको कहते हैं आधार, अंग्रेजी में बेस कहते हैं। और जो खारा वाला भुजा है इसको कहते हैं लंब, या इसी को ऊंचाई भी कहते हैं क्योंकि ऊंचाई हमेशा सीधा होता है। देखिए समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाला भुजा जो होगा उसको हम कर्ण कहते हैं, और यही सबसे बड़ी भुजा होता है। इसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं और इसको एच से सूचित करते हैं। ठीक है। और नीचे वाला भुजा जो है इसको हम आधार कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में बेस कहते हैं। ठीक है। और इसको बी से सूचित करते हैं। और जो एक भुजा बचता है जो खड़ा है इसको हम लंब कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको परपेंडिकुलम कहते हैं, और इसको पी से करते हैं सूचित। क्लियर है। चलिए ये भुजा आपको पहचानना जरूरी है। सबसे बड़ी भुजा कौन होता है, तो कर्ण होता है समकोण त्रिभुज के अंदर। ठीक है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस जी ने कहा था कि समकोण त्रिभुज जो होगा उसके अंदर जो सबसे बड़ी भुजा होगा कर्ण, उसका वर्ग यानी कर्ण का जो वर्ग होगा वो छोटी दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। छोटी दोनों भुजा बोले तो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग, क्योंकि ये दोनों छोटा भुजा है समकोण त्रिभुज में। तो उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बोलते हैं स्क्वायर को, यानी कर्ण का वर्ग छोटी दोनों भुजा यानी कि लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होगा। ठीक है। ये पाइथागोरस जी का कथन है, याद रखिएगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। ठीक है। इसी को अंग्रेजी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर। ठीक है।
इसी पर से कई सारे फार्मूला जो है बनते हैं। अगर हम इधर से स्क्वायर को हटाते हैं तो उधर रूट चढ़ जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा h के लिए। अगर हम मान लीजिए p के लिए फार्मूला बनाते हैं, p के लिए, तब p के लिए फार्मूला बन जाएगा p बराबर रूट अंडर, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b के लिए फार्मूला बनाते हैं तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, ये सभी फार्मूला को जो है आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये चीज़ होता है समकोण त्रिभुज के अंदर। ठीक है, चलिए अब समकोण त्रिभुज का कुछ सूत्र होता है। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2। देखिए क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज का 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, ये है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। उसके बाद अगर आधार का फार्मूला निकालिएगा तो आधार का बन जाएगा 2 गुने क्षेत्रफल, 2 गुने क्षेत्रफल बट्टा ऊंचाई। ठीक है, अगर ऊंचाई का निकालिएगा फार्मूला तो ऊंचाई के लिए फार्मूला बन जाएगा 2 गुने क्षेत्रफल बट्टा आधार, 2 गुने क्षेत्रफल बट्टा आधार। तो ये जो है समकोण त्रिभुज का फार्मूला हो गया आपका। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, और आधार का निकालना है तो 2 गुने क्षेत्रफल बट्टे ऊंचाई, और ऊंचाई का निकालना है तो 2 गुने क्षेत्रफल बट्टे आधार। समकोण त्रिभुज समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं न्यून कोण त्रिभुज की। देखिए न्यून कोण त्रिभुज की बात करते हैं तो वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब होता है 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, तीनों कोण इसका। ठीक है, तीनों के तीनों कोण 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, तीनों कोण न्यून कोण हो। जैसे कि इसका तीनों कोण न्यून कोण का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये हो गया 70 डिग्री का कोण, ठीक है, ये हो गया 50 डिग्री का कोण, और ये हो गया 60 डिग्री का कोण। ठीक है, अब बताइए 70 डिग्री के कोण को कौन कौन बोलेंगे? न्यून कोण कहेंगे ना। 50 डिग्री के कोण को भी न्यून कोण कहेंगे और 60 डिग्री के कोण को भी न्यून कोण कहेंगे। तो तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? तीनों को जोड़ने पर 180 आ रहा है। देखिए तो 70 और 50, 120 और 120 और 60, 180 आ गया ना। तो ये हो गया त्रिभुज, क्योंकि अगर तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री से तनको बेसी हुआ तो फिर वो त्रिभुज है, ये नहीं है। चाहे 180 डिग्री से थोड़ा भी कम आया तीनों कोणों को जोड़ने पर तो भी वो त्रिभुज नहीं है। ठीक है, पूरा करेक्ट 180 डिग्री आना चाहिए तीनों को जोड़ने पर। बेशक उसका तीनों कोण कितना हो डिग्री का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तीनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। लेकिन यहाँ बात करते हैं न्यून कोण त्रिभुज की, इसीलिए इसमें तीनों कोण जो है इसका न्यून कोण होना चाहिए। मतलब 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 0 और 90 के बीच में होना चाहिए इसके तीनों कोण, तब ना होगा न्यून कोण तीनों। तो तीनों कोण हो गया न्यून, मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा हो गया तीनों कोण, इसको हम बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। क्लियर है? यानी कि तीनों कोण जिस त्रिभुज का न्यून कोण हो, मतलब 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसको बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। क्लियर है? इसका भी कोई अपना फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज की। तो अधिक कोण त्रिभुज में पहले आपको अधिक कोण समझ लीजिए। तो अधिक कोण किसे कहते हैं? तो जिस कोण का माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो। जिस कोण को नापने पर 90 डिग्री से बेसी आए और 180 डिग्री से छोटा, मतलब 90 और 180 के बीच में आए, उसको हम कहेंगे अधिक कोण। ठीक है, तो अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसका एगो कोण होना चाहिए, इसमें तीनों कोण न्यून कोण होगा, लेकिन इसमें एक कोण केवल क्या होना चाहिए? अधिक कोण होना चाहिए। एक कोण जो है इसका अधिक कोण होना चाहिए। एक कोण मतलब एक कोण जो है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 110 डिग्री के कोण है, एक कोण हो गया ना अधिक कोण, क्योंकि 110 डिग्री के कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो इसका एक कोण हो गया अधिक कोण, तो ये इसको बोल देंगे अधिक कोण त्रिभुज। बाकी ये दोनों कोण कितना कितना होगा? तो बाकी ये दोनों कोण जितना भी होगा, लेकिन तीनों को जोड़ने पर 180 ही आना चाहिए। 110 ई हो गया, दोनों को जोड़ने पर 70 आना चाहिए, दोनों को जोड़ने पर 70 आना चाहिए। ठीक है, जैसे 40 ये हो गया और 30 ये हो गया, 40 30 70 हो गया, 110 ये। 70 का मतलब ये नहीं कि 35 ही होगा 35 ही होगा, ये करेक्ट नहीं हो सकता है। ऐसा बात नहीं है कि 35 ही होगा। 40 30 10 60 होगा, 20 50 होगा। ठीक है, इस तरह से भी आ सकता है, लेकिन तीनों को जोड़ने पर जो है 180 आना चाहिए। अब बताइए ये 30 डिग्री का कोण है, तो ये न्यून कोण हुआ ना। ये 40 डिग्री का कोण है, ये भी न्यून कोण हुआ, क्योंकि न्यून कोण 0 और 90 के बीच में होता है। और ये 110 डिग्री का कोण हुआ,
किसको बोलेंगे? अधिक कोण। तो जिस त्रिभुज का केवल एक कोण अधिक कोण हो, यानी 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, उसको हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, बाकी दो कोण आपका इसमें होगा न्यून कोण, ये दोनों कोण इसका न्यून कोण है, अधिक कोण ये कोण है। ठीक है, उसके बाद इसमें तीनों कोण जो है वो न्यून कोण है, और समकोण त्रिभुज में केवल एक कोण जो है आपका समकोण है, बाकी दो कोण जो है वो न्यून कोण है, मतलब 90 से छोटा और 0 से बड़ा है। ठीक है, माने दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। 90 तक अकेले ये हो गया फिक्स है कि एक कोण 90 डिग्री का होबे करेगा समकोण त्रिभुज में, बाकी दो कोणों को जोड़ने पर जो है 90 आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए x है, y है, तो x प्लस y कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए, और एगो तो 90 हाइटे है, तो 90 ना हो गया 180 डिग्री। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको त्रिभुज जो है ना समझ में आ गया होगा। देखिए, क्षेत्रमिति बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको आगे भी काम देने वाला है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिए, उसमें क्षेत्रमिति का बहुत ही उपयोग होता है, और इससे हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसीलिए त्रिकोणमिति को घबरा के नहीं पढ़िए, अस्थिर से पढ़िए, इसकी बेसिक चीज़ों को समझिए, इसके सूत्रों को समझिए। इसीलिए अच्छा समझाने में वक्त लगता है, इसीलिए जो है वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़े हैं, त्रिभुज को कवर किए हैं। अगले वीडियो में हम लोग चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक वीडियो लाएंगे जिसमें वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट करके पढ़िएगा तो आपको भी बोरिंग फील नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हम केवल त्रिभुज पढ़े हैं, तो अगला वीडियो में हम चतुर्भुज पढ़ेंगे, उससे आगे वृत्त पढ़ेंगे, और तब आएंगे क्षेत्रमिति का दूसरे पार्ट। दूसरा पार्ट में क्या है? दूसरा पार्ट में आपका आएगा आयतन, जिसमें बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, छिन्नक, ठीक है, घन, घनाभ के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, और तब जाके हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आपको चैप्टर 110% जो है समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।